अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, उसमें हम रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस पे आ गए थे और हमने अब स्टार्ट करना है पल्मोनरी एडीमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये दो चीज़ें रह गई थी। पल्मोनरी एडीमा जो है वो कब डेवलप होता है लंग्स के अंदर, जब भी कार्डिक फंक्शन पुअर है, ठीक है, या फिर कोई रीनल डिजीज़ है या बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स पेशेंट को दे दिए हैं। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी उसको, ठीक है, टेकीकार्डिया हो जाएगा और जो जुगुलर वीनस पल्स है वो ज़्यादा हो जाएगी, स्प्यूटम उसका पिंक कलर का होगा और क्रेपिटेशंस डेवलप हुई हुई होंगी। ट्रीटमेंट क्या करनी है हमने कि आईवी फ्लूइड्स को हमने स्टॉप करना है, ठीक है, उसका जो हेड एंड है वो रेस करना है ताकि सिक्रेशंस जमा ना हो। डायूरेटिक्स देने हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो एडीमा हो रहा है उसको हमने क्लियर करना है। ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, ठीक है, और ओपियोइड्स देते हैं लाइक मॉर्फिन फॉर पेन रिलीफ। उसके बाद है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म बेसिकली कब होता है, इट अकर्स ऑन 4 to 107 डे ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव डे। 4 से 107 डेज़ के बीच में हो सकता है और पेशेंट प्रेजेंट करेगा वही सांस में मसला, ठीक है, कोलैप्स है या हाइपोटेंशन वगैरह। डायग्नोज इस तरह से करते हैं कि जो चेस्ट एक्सरे है ना उसके ऊपर पल्मोनरी एम्बोलिज्म नज़र आता है और वहाँ पे वेज शेप कोलैप्स हुआ हुआ होता है, ठीक है, लंग कोलैप्स कर जाते हैं और प्रॉपर्ली जिस तरह एक ट्रायंगुलर वेज होती है ना उस तरह से हमें नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवाएंगे तो उसमें भी हाइपोक्सिया के फीचर्स होंगे। ईसीजी पैटर्न उन्होंने एक स्पेसिफिक बताया है, वो हो जाएगा S1Q3T3 पैटर्न। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो में वेंटिलेशन नॉर्मल आ रही होगी, लेकिन ज़ाहिर है परफ्यूजन ठीक नहीं है, ठीक है, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो ठीक नहीं हो रहा। परफ्यूजन बल्कि ब्लड फ्लो ठीक नहीं है। पल्मोनरी एंजियोग्राफी, अच्छा, इसके अलावा है पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ये मोस्ट एक्यूरेट होता है, ठीक है, और इससे क्योंकि वेसल्स है ना, ठीक है, एंजियोग्राफी से हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई क्लॉट वगैरह तो नहीं है। फिर ट्रीटमेंट इसमें किस तरह से करते हैं कि अगर पेशेंट में शॉक की सिचुएशंस नहीं हैं तो उसमें हम हेपरिन दे देते हैं, ठीक है, और अगर शॉक की सिचुएशंस हैं तो उसको आइनोट्रोपिक सपोर्ट देते हैं, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हैं, या फिर उसकी पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी यानी वो जो एम्बोलस बना हुआ है पल्मोनरी आर्टरी में उसको रिमूव भी करना पड़ सकता है। और अगर बार बार उसको हो रहा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो उसमें हम क्या करते हैं, इन्फीरियर वेना कैवा फ़िल्टर इंसर्शन कर देते हैं। इसके बाद है कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस। कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसमें क्या क्या हो सकता है पेशेंट को, एरिथमियाज हो सकते हैं, अनस्टेबल एंजाइना, हार्ट फेलियर या एमआई, ठीक है, ये सब हो सकता है। तो हमने बेसिकली इसको किस तरह से एक्सक्लूड करना है कि इनमें से कोई पैथोलॉजी की तरफ तो नहीं पेशेंट जा रहा है, एक तो ज़ाहिर है उसके सिम्टम्स की बेसिस पे, और बाकी ये कि उसकी जो इंजेक्शन फ्रैक्शन है उसको हमने देख लेना है, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी करवानी है, ईसीजी और कांस्टेंट ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है 3 to 4 डेज़ तक, ताकि कोई रिदमियाज वगैरह या स्कीमिया का हमें पता चल जाए। उसके बाद CNS चेंजेस के ऊपर आ जाते हैं, तो उसमें है पोस्ट ऑपरेटिव कन्फ्यूजनल स्टेट, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव कन्फ्यूजन स्टेट जो है इसमें कौन कौन से कॉजेज़ हो सकती हैं कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट की CNS डिस्टर्बेंसेस आ गई हैं, इसमें कोई रीनल कॉज हो सकती है, ठीक है, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, रीनल फेलियर है, यूनीमिया है, इन्फेक्शंस हैं, कोई रिस्पायरेटरी कॉज हो सकती है यानी हाइपोक्सिया या इन्फेक्शंस वगैरह, सीवियस कॉज हो सकती है जैसे शॉक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एमआई, ड्रग्स में ओपिएट्स, कोकेन, हिप्नोटिक्स, ठीक है, अल्कोहल विड्रॉल या हाइपोग्लाइसीमिया, न्यूरोलॉजिकल हो सकती है जैसे एपिलिप्सी का पेशेंट है या एंसेफेलोपैथी है, एंडोक्राइन में आपकी हाइपो या हाइपरथायरॉइडिज्म और एडिसन्स, मतलब सब ही सिस्टम से रिलेटेड जो है अगर मसले होंगे तो पोस्ट ऑपरेटिवली CNS डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। उसके बाद GIT कॉम्प्लिकेशंस में ये कि पोस्ट ऑपरेटिव इलियस, एडायनेमिक बॉवल फंक्शन यानी बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, बॉवल पेरिस्टॉल्सिस भी डिस्टर्ब हो सकती है, फीकल इम्पैक्शन यानी कॉन्स्टिपेशन भी उसकी वजह से हो सकती है, ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, हेपेटिक डिसफंक्शनिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें जो है वो GIT में आ जाती हैं। यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, ये एक कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है और किन के अंदर है, जिनमें स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो ज़ाहिर है जो नर्व सप्लाई टू यूरिनरी ब्लैडर है वो भी थोड़ी देर के लिए आपकी ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट रिटेन कर रहा होता है यूरिन। ट्रीटमेंट इसमें कंजर्वेटिव ही करते हैं कि आपने पेन किलर्स एक तो पेशेंट को देने हैं, ठीक है, और इसके अलावा क्या करना है कि पेशेंट को कहना है कि वो खड़ा हो जाए, ठीक है, और उसको बाथरूम लेके जाना है और जो टैप वाटर होता है ना वो आपने छोड़ देना है क्योंकि उसकी आवाज़ से मिक्सचरेशन थोड़ी बहुत स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है, और अगर इससे नहीं होता तो ज़ाहिर है आपने फॉलिस कैथेटर पास करके उसके यूरिन निकाल लेना है। उसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन। पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेक्सेटिव या स्टूल सॉफ्टनर्स देते हैं, ठीक है, बल्कि पर रेक्टल जो है वो जिस तरह ग्लिसरीन पॉजिटरीज वगैरह होती हैं उसको हम लोग देते हैं ताकि वो
कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सके, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है फीकल जो कि वैसे नहीं निकल रहा तो उसको फिर मैनुअली निकालना पड़ता है। सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्जन्स हो सकती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव फ़ीवर, ठीक है। फ़ीवर अगर 38 डिग्री से ज़्यादा है ना, ये आपका कॉमन होता है फर्स्ट फ्यू डेज़ में आफ्टर मेजर सर्जरी, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव फ़ीवर को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? डिफ़ाइन इसको ऐसे करते हैं, टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री ऑन 2 कंसेक्यूटिव पोस्ट ऑपरेटिव डेज़ और मोर देन 39 डिग्री और एनी वन पोस्ट ऑपरेटिव डे। यानी किसी एक डे पे 39 से ज़्यादा या किसी 2 दिन पे 38 से ज़्यादा अगर फ़ीवर होता है ना, तो उसको हम लेबल कर देते हैं कि ये पोस्ट ऑपरेटिव फ़ीवर है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, 9-10th डे के ऊपर जाके खुद ही रिजॉल्व कर जाता है। अब जब भी फ़ीवर होता है ना, आपने 4 Ws और V चेक करने होते हैं। बेसिकली फ़ीवर से एसोसिएटेड सेप्सिस वगैरह भी हो सकती है, तो उसको आपने एक्सक्लूड करना है। 4 W में क्या है? वुंड, वाइंड, वाटर, वांडरिंग ड्रग्स। वुंड में ये है कि आपने वुंड को पहले चेक करना है कि उसमें से डिस्चार्ज, पस वगैरह तो नहीं आ रहा या इन्फेक्शंस के साइंस तो नहीं आ रहे। विंड का मतलब है ब्रीदिंग, ठीक है, कि पेशेंट ठीक सांस ले रहा है या नहीं, क्योंकि आपने इसमें फिर एटिलेक्टेसिस या पल्मोनरी या जो हमने नमूनिया वगैरह कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी थी, आपने उसको वो रूल आउट करना होता है। वाटर, ठीक है। वाटर का मतलब है कि आपने यूटीआई को देखना है। 5 to 7 डेज़ यूरिन आरी वगैरह करवा के आपने यूटीआई को एक्सक्लूड करना है। वांडरिंग ड्रग्स, ठीक है। आपने ये देखना है कि कौन सी पेशेंट को एंटीबायोटिक दी गई है, और अगर ज़रूरी हो तो आपने ड्रग को भी चेंज करना है और ब्लड सैंपल को भेज देना है। वेसल्स जो हैं 7 to 10 डेज़ तक आपने उनको चेक करना है, ठीक है। और जो वी वाली कैटेगरी थी वेसल्स में आती है, इसमें ज़ाहिर है डीवीटी या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को आपने देखना है। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो होती है हीमोपेरिटोनियम। हीमोपेरिटोनियम मीन्स पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड आ गया है, ठीक है। और ये ज़ाहिर है पहले 24 घंटों के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। और इसमें क्या हो सकता है कि ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आपने वही है इम्परफेक्ट हीमोस्टेसिस, आपने ब्लीडिंग सही तरह से कंट्रोल नहीं की ड्यूरिंग सर्जरी, या पेशेंट को कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। तो क्या क्या होगा कि पेशेंट एकदम से हाइपोवोलीमिया में चला जाएगा जब भी उसकी ब्लीडिंग होगी पेरिटोनियम में, और उसकी जो है वो इंक्रीज़ हार्ट रेट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, अब जो शॉक के नॉर्मल होते हैं सिम्टम्स, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, आउटपुट कम हो जाएगा यूरिन का, और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ड्रेन्स की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? जो ड्रेन्स के यूज़ हैं वो बेसिकली हम करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव में, ताकि आपके जो फ्लूइड वगैरह है वो वहाँ से ड्रेन होता रहे, ठीक है। लेकिन उससे डिफरेंट इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि क्लोज सक्शन ड्रेन यूज़ करना है, ठीक है। वो एक सेपरेट स्टैब इंसिजन, यानी ये ना करें कि आप जहाँ से वुंड है वहीं पर ड्रेन डाल दें। अगर आप सेपरेटली कहीं से डालते हैं, ठीक है, यानी बॉडी पे किसी और साइड से आप ड्रेन डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जो लार्ज रिजिड ड्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपने लार्ज रिजिड नहीं यूज़ करने, कोशिश करें छोटी ड्रेन्स हो, स्मॉल डायमीटर हो और सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर रिजिड वाले होंगे तो वो क्या करेंगे, वो विज़रा तक जब विज़रा को इरोड करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे फिर वो किसी भी चीज़ के साथ फिस्ट्यूला बना सकते हैं और ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा ये है कि अगर इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस आपने किसी सर्जरी में की है तो वहाँ पे आपने ड्रेन जो है वो नहीं छोड़ना, ठीक है। तो क्या होता है कि एनास्टोमोसिस से आपकी लीकेज हो सकती है, कि उसके साथ फिस्ट्यूला वगैरह भी बन सकते हैं। तो ड्रेन्स को आपने बहुत एहतियात से डालना होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जनरल सर्जरी। थैंक यू।